हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं गरीब किसान का महंगा जादुई टमाटर। नीमगंज नामक गांव में टमाटर की सारी फसलें खराब हो गई थीं। सारी फसलों में कीड़े लग गए थे और टमाटर का इतना दाम बढ़ गया था कि कोई इसे खरीद ही ना पाए। हे भगवान, ये कौन सा दिन दिखा रहे हो? अब सब्जियां भी सोने के दाम बिकेगी क्या? वही ना भैया जी, टमाटर क्या बोलते हो? अब तो टमाटर जी बोलने का दिन आ गए हैं। इसी तरह दाम बढ़ता रहा तो हमारे नसीब में तो कभी ना आएगा टमाटर। जगिया एक किसान था। अपने खेत पर टमाटर उगाया करता था। हर रोज उसे ही बेचता और पैसे कमाता था। टमाटर की खेती खराब हो जाने की वजह से जगिया के घर में एक वक्त का चूल्हा जलना भी अब मुश्किल हो गया था। जगिया के परिवार में उसकी माँ, पत्नी और 2 बच्चे रहा करते थे। जगिया के साथ साथ उन्हें भी ये सब झेलना पड़ रहा था। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग गई, सारी फसल खराब हो गई और अब हमें क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। बच्चे खाने के लिए रो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के साथ साथ माँ जी की भी तबीयत बिगड़ती जा रही है। गांव का सरपंच बहुत ही बदमाश किस्म का था। उसे कई महीने पहले ही टमाटर के दाम बढ़ने की खबर मिल चुकी थी। उसे पता लग गया था कि बहुत जगह पर टमाटर की फसलें खराब हो रही हैं। इसीलिए उसने पहले ही चुपके से किसानों से कम दाम में टमाटर खरीदकर अपने गोदाम में भर लिया था। इधर जगिया के घर उसकी माँ और बच्चों की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, वापस उसी बर्बाद फसल के खेत में जाता हूं, कहीं कुछ मिले तो। जगिया ऐसा सोचकर वापस अपने खेत पर आता है और बहुत ढूंढने पर उसे छोटे मोटे टमाटर मिलते हैं। सभी टमाटरों को मिलाकर लगभग आधा किलो टमाटर हो गया था। अजी, आप एक काम कीजिए, आप इतने टमाटर लेकर ही बाजार जाइए। इन्हें बेचकर कुछ पैसे तो मिलेंगे ही, जिससे हमारा गुजारा हो जाएगा। हाँ, ये बात तो सही कह रही हो, मैं भी जाता हूँ। बेचारा जगिया तेज धूप में टमाटर बेचने बाजार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे परेशान बैठी हुई दिखाई पड़ती हैं। बूढ़ी औरत जगिया को देखकर उससे कहती हैं, अरे बेटा, सुन तो जरा, ये तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में टमाटर हैं। अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ऐसा लगता है अगर मैंने कुछ और पल नहीं खाया तो मैं बच नहीं सकूंगी। अरे अम्मा जी, ऐसी बातें मत बोलिए। देखिए, मेरे पास तो बस यही आधा किलो टमाटर है। मैं इसे लेकर बाजार में बेचने जा रहा था। मेरे घर वाले भी कई दिनों से भूखे हैं। ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम इसमें से 1-2 टमाटर मुझे दे सकते हो? ऐसा सुनकर जगिया सोचने लगता है। उफ, एक तो मेरे ये आधा किलो टमाटर हैं और इनमें से भी 1-2 दे दूंगा तो मैं बाजार में जाके बेचूंगा क्या? लेकिन आखिरकार जगिया बूढ़ी अम्मा के दुख को समझते हुए उन्हें 1 टमाटर दे देता है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। 1 और टमाटर मुझे दे सकते हो क्या? जगिया ऐसा सुनते ही 1 और टमाटर उन्हें दे देता है। अरे वाह बेटा, भगवान तुम्हारा बहुत भला करे। अब जाकर थोड़ी जान लग रही है शरीर में। 1 और टमाटर मुझे देता जा। कुछ समय का गुजारा और हो जाएगा इससे। इस तरह देखते ही देखते बूढ़ी अम्मा पूरा आधा किलो टमाटर खुद ही खा जाती हैं। अब ये देखकर जगिया वाकई परेशान हो जाता है। जी, अब आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जगिया बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर आगे चलने लगता है।
बेचारा जगिया ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि अब वो क्या करेगा। जो एक आखिरी कुछ टमाटर का सहारा था, अब तो वो भी नहीं रहे। इतने में तभी अम्मा वापस से उसे आवाज देती हैं, अरे बेटा सुन तो। इतना सुनते ही जगिया पीछे पलटता है तो देखता है कि वो अम्मा परी में बदल चुकी थी। जगिया, मैं धरती पर ये देखने आई थी कि इस कलयुग में भी क्या कोई ऐसा है जो अपना स्वार्थ ना देखते हुए भी लोगों की मदद करता है, और तुम बिल्कुल ऐसे ही निकले। ऐसा बोलकर परी जगिया को एक सोने से चमकता हुआ टमाटर देती है और उससे कहती है, ये लो जगिया, ये फल ले जाकर अपने खेत में गाड़ दो। ये जादुई टमाटर है। तुम जैसे ही इसे अपने खेत में डालोगे, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। ये लो। ऐसा सुनते ही जगिया बहुत खुश हो जाता है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगिया फल को एक झोले में छिपाकर अपने घर आने लगता है। तभी वो देखता है कि सरपंच के घर एक बड़ी सी दावत हो रही है और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। जगिया वहाँ जाकर देखता है बहुत अच्छे अच्छे टमाटर सलाद में काटकर रखे जा रहे होते हैं। अरे बाप रे, हम तो टमाटर के लिए तरस रहे हैं और यहाँ तो टमाटर ही टमाटर हैं। जगिया टमाटर का एक टुकड़ा उठाकर खाने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ सरपंच आ जाता है। अरे दूर हटो, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई टमाटर को हाथ लगाने की? चलो निकलो यहाँ से। ये टमाटर तुम्हारे लिए नहीं, अपनी फसल का तो ध्यान रख नहीं पाए और आ गए यहाँ टमाटर खाने। आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें यहाँ टमाटर बेचना है। उन्हें टमाटर का स्वाद अच्छा लगा तो वो 250 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बेचूंगा। अब तुम निकलो यहाँ से तुरंत। सरपंच लात मारकर जगिया को वहाँ से भगा देता है। कुछ लोग मिलकर जगिया को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। सरपंच का ऐसा रवैया देखकर जगिया बहुत दुखी होता है और अपने मन में सोचता है, हमने इसे सस्ते दाम में टमाटर बेचे और आज ये हमारे साथ ही ऐसा कर रहा है। जगिया घर आकर तुरंत खेत में टमाटर का बीज डाल देता है और साथ ही वो फल भी वहाँ गाड़ देता है जो परी ने उसे दिया था। अब अगली सुबह जगिया खेत का नजारा देखते ही हैरान हो जाता है। ओहो, इतनी खूबसूरत लहराती फसल और ऊपर से इतने सारे लाल लाल टमाटर। जगिया खेत से टमाटर तोड़ता है और उसे बेचने बाजार आता है। बाकी जगहों पर टमाटर का दाम 250 रुपए किलो था, मगर जगिया उसी टमाटर को 50 रुपए किलो के हिसाब से बेचना शुरू कर देता है ताकि सभी लोगों की परेशानी खत्म हो सके। टमाटर ले लो, टमाटर ताजे ताजे टमाटर ले लो, 50 रुपए किलो टमाटर ले लो। इतना सुनते ही ग्राहकों की मानो भीड़ लग जाती है। इस बात का पता चलते ही सरपंच के पास गए व्यापारी जगिया के पास टमाटर खरीदने आने लगते हैं। ऐसा होने से सरपंच के सारे छुपाए हुए टमाटर सड़ जाते हैं और सरपंच को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जगिया टमाटर बेचकर बहुत पैसे कमाता है और उससे अपनी माँ, पत्नी, बच्चों के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और अलग अलग प्रकार के भोजन लेकर घर आता है। ये देखो क्या लेके आया हूँ, चलो सब जल्दी जल्दी यहाँ आ जाओ। इस तरह जगिया अब टमाटर बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ वापस से रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जरूरतमंद की मदद और उसके साथ अच्छा करने से हमेशा उसका फल अच्छा ही मिलता है। और ये भी सीख मिलती है कि हमें महंगाई के वक्त में किसी की मजबूरी का फायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए और हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। बेईमानी और बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आप देख रहे हैं जादुई पूंछ वाली गरीब लड़की। एक गांव में शालिनी नाम की एक लड़की रहती थी। शालिनी बहुत नटखट थी। वो शांत नहीं रह पाती थी। जहाँ भी जाती थी
किसी न किसी को परेशान ही किया करती थी। शालिनी के घर के पास ही एक मैदान था जहाँ बच्चे खेलने आते थे। शालिनी भी वहाँ खेलने जाती थी। अरे मीना, बॉल इधर दे, अब मेरी ओर। हाँ हाँ रुक, अभी देती हूँ। मैंने कहा मुझे अभी की अभी बॉल चाहिए। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। शालिनी दौड़ती हुई मीना के पास आती है और उसकी चोटी खींचने लगती है। मेरी बाल छोड़ो, लग रही है मुझे। लेकिन मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है। मना करने के बावजूद भी शालिनी मीना की चोटी कई बार खींचती है और उसके बाद हंसते हंसते वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन स्कूल आते समय भी शालिनी किसी न किसी को परेशान करने की सोचती है। ओए पप्पू, तू तो आज बड़ा ही खुश दिख रहा है। रुक, तुझे अभी रुलाती हूँ। इसके बाद तुरंत ही शालिनी पप्पू की निक्कर खींच देती है और हंसती हुई वहाँ से भाग जाती है। सभी लोग पप्पू का मजाक उड़ाने लगते हैं और पप्पू बेचारा रोना शुरू कर देता है। इसी तरह सभी बच्चे उससे परेशान हो चुके थे और कोई भी बच्चा उससे बात तक करना पसंद नहीं करता था। शालिनी क्लासरूम में अकेली बैठी थी और कोई भी उसके पास नहीं बैठा था। सभी लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, लेकिन कोई भी आकर शालिनी से बात नहीं कर रहा था। ये लोग कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही हैं। रुको, इन्हें तो अभी मजा चखाती हूँ। इसके बाद शालिनी जाकर सभी लड़कियों की चोटी जोर जोर से खींचने लगती है और उसके बाद हंसती हुई क्लासरूम से बाहर आ जाती है। गांव में एक पेड़ था जिसे पवित्र पेड़ माना जाता था और ऐसा भी माना जाता था कि उस पेड़ पर बजरंगबली का वास है। शालिनी उसी पेड़ के पास से गुजरती है। उस पेड़ की टहनियों के ऊपर 3-4 बंदर पूंछ लटकाकर बैठे हुए थे। बंदर की पूंछ देखकर वापस से शालिनी के मन में शरारत सूझती है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा मौका है। और यहाँ तो मुझे कोई देख भी नहीं रहा है। कि तभी शालिनी एक बंदर की पूंछ पकड़कर खींच देती है। जैसे ही शालिनी बंदर की पूंछ पकड़कर खींचती है, वो बंदर नीचे गिरता है और उसका सर एक पत्थर से जा लगता है और ऐन मौके पर ही बेचारी उस बंदर की मृत्यु हो जाती है। बंदर की पूंछ खींचकर शालिनी जोर जोर से हंसने लगती है। मैंने इसकी पूंछ इतनी जोर से खींची कि ये तो सीधे नीचे ही आकर गिरा। कि इतने में अचानक से उस पेड़ से रोशनी आने लगती है और उस रोशनी से स्वयं बजरंगबली प्रकट होती हैं। अरे मूर्ख लड़की, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे शिष्य को मार दिया और इस बात का तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं और तुम हंस रही हो। अरे आपने देखा नहीं वो कैसे ऊपर से नीचे आकर गिरा? इसमें तो हंसने की ही बात है। तुम लगातार हंसे जा रही हो। मेरे शिष्य को मारकर तुमने बहुत गलत किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुमने मेरे प्रिय बंदर की पूंछ खींचकर गिराकर मारा है, तो अब तुम्हारी भी पूंछ निकलेगी और तुम्हारी पूंछ हमेशा उसी जगह से निकलेगी जहाँ तुम्हारा बहुत मजाक बने। हमारे बंदर को मारने की सजा है ये तुम्हारे लिए। क्या? कुछ भी। बजरंगबली के बोलने के बावजूद भी शालिनी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शालिनी स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी कि अचानक से उसकी पूंछ निकल आती है और ये देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कई लड़कियां शालिनी का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे देखो देखो, सब लोग देखो, ये पूंछ वाली लड़की। शालिनी के साथ आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
वो सभी से परेशान होकर वापस अपने क्लासरूम में आकर बैठ जाती है। जैसे ही बाकी बच्चे क्लासरूम में आते हैं तो वापस से उसकी पूंछ फिर निकल आती है। पूंछ निकलने से शालिनी हवा में ऊपर उठ जाती है और पूंछ बड़ी होती जाती है। शालिनी तभी जाकर छत से टकराती है और धड़ाम से उसके बाद नीचे गिरती है और फिर खड़ी होती है। शालिनी और उसकी इस अजीब सी पूंछ को देखकर क्लासरूम में बैठे सभी बच्चे शालिनी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पूंछ वाली लड़की, पूंछ वाली लड़की, पूंछ वाली लड़की, पूंछ वाली लड़की। अरे शालिनी, आ तो जरा तेरी पूंछ देखूं। सभी बच्चे शालिनी की पूंछ पकड़कर उसे घसीट घसीट कर उसके साथ खेलने लगते हैं। बचाओ, 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 बचाओ। शालिनी के कपड़े तक फट जाते हैं और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। शालिनी रोते रोते घर आ जाती है और अपने घर वालों को सारी बात बतलाती है। देख शालिनी, हमारे साथ शरारत करने की सोचना भी मत, अच्छे से पिटाई कर दूंगी तेरी। चल अब हट यहाँ से, बहुत काम है मुझे। कोई भी शालिनी पर यकीन नहीं करता है। अगले दिन शालिनी के घर काफी सारे लोग आते हैं क्योंकि शालिनी के छोटे भाई का जन्मदिन था। जब सभी लोग नाच रहे होते हैं तो नाचते नाचते ही अचानक से शालिनी की पूंछ फिर से निकल आती है। शालिनी की पूंछ देखकर सभी बच्चे जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं। अरे देखो, इसकी तो पूंछ है। हाँ, ये पूंछ वाली लड़की है, पूंछ वाली लड़की, पूंछ वाली लड़की, पूंछ वाली लड़की। सभी लोग शालिनी का बहुत मजाक बनाते हैं। इसके बाद शालिनी के घर वालों को समझ आ जाता है कि शालिनी कोई भी कहानी नहीं बना रही थी, बल्कि वो सच बोल रही थी। तभी उसकी माँ उससे कहती है, अरे शालिनी, तू मुझे पूरी बात बतला बेटा, तेरे साथ ये सब हुआ कैसे? शालिनी घर वालों को पूरी बात बतलाती है। शालिनी की माँ परेशान होकर इसका इलाज कई लोगों से पूछती हैं और तभी कुछ लोग उन्हें एक तांत्रिक के बारे में बताते हैं। शालिनी की माँ शालिनी को उस तांत्रिक के पास लेकर भी जाती हैं। बाबा, अब आप ही कोई इलाज बताइए इसका, हम लोग तो बड़े परेशान हो गए हैं। नहीं बेटा, इसमें से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसे वापस उसी पेड़ के पास लेकर जाओ और वहाँ जाकर पश्चाताप का एक तप करो। तब से खुश होकर अगर बजरंगबली प्रकट हो गए तो बहुत अच्छी बात है। उनसे श्राप दूर करने की बात करना, अगर वो मान गए तभी इसका श्राप दूर हो सकता है। अगले दिन शालिनी और शालिनी के परिवार वाले उस पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप का तप करते हैं। यज्ञ के बाद बजरंगबली वाकई प्रकट होते हैं। जैसे ही बजरंगबली प्रकट होते हैं, सभी लोग उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं आपसे वादा करती हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। तुम लोगों के यज्ञ से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तो खुद नहीं चाहता था कि मैं इस लड़की को कोई ऐसी सजा दूं और जिंदगी भर ऐसा बना कर रखूं, पर मैं भी बहुत क्रोधित और दुखी हुआ था इसकी हरकत से। और मेरे प्रिय बंदर की मृत्यु से इसने बहुत बड़ा पाप किया था, तो इसे सबक सिखाने के लिए मैंने ये श्राप दिया था। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। अब बजरंगबली के आशीर्वाद से शालिनी की पूंछ आना बंद हो जाती है और शालिनी अब से सभी के साथ शरारत करना भी बंद कर देती है। तो देखा आपने, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी बेजुबान जानवर के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और साथ ही बेवजह लोगों को भी तंग कभी नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं
जादुई चमगादड़ और उल्टे लटके गरीब लालची गांव वाले। गांव वाले उल्टे लटके हुए बचाओ बचाओ चिल्ला रहे होते हैं। वहीं गांव वालों के सामने उन्हीं के आकार का एक चमगादड़ का जोड़ा भी लटका होता है, जिसमें नर चमगादड़ का नाम बिल्ला होता है और मादा चमगादड़ का नाम चुलबुली होता है। बचाओ 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 बचाओ। मजा आ रहा है इन लालची गरीबों को ऐसे देख के। क्यों मजा आ रहा है ना चुलबुली? हाँ हाँ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, बचाओ बचाओ, छोड़ दो हमें, कौन हो तुम? अरे चुलबुली, तुमने इन्हें नाम नहीं बताया। बताओ कौन है हम है चमगादड़ बिल्ला। क्या नाम है हमारा? बिल्ला चमगादड़, बिल्ला चमगादड़। क्या नाम है मेरा? जोर से बोलो। बिल्ला चमगादड़। सारे बोलो। बिल्ला चमगादड़, बिल्ला चमगादड़। जोर से बोलो, सारे बोलो। बिल्ला चमगादड़, बिल्ला चमगादड़। ये सब देख के तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है बिल्ला। अरे अभी तो शुरुआत है। अभी तो तुम्हारा खून पिएंगे एक एक करके, लाइम कम सोडा ज्यादा बना के। क्यों चुलबुली? हाँ हाँ मेरे बिल्लू, बिल्कुल। अरे आज तो जी भर के पिएंगे, पार्टी की रात है आज तो। नाचेंगे गाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आखिर? हमने क्या किया है? क्यों ले आए हो हमें यहाँ पे? हमारा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम लालची हो, बेईमान हो, धोखेबाज हो और अपने गरीब भाइयों के साथ धोखा करते हो। ये झूठ है, मैंने तो कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। सब गांव वाले मेरे भाई बंधु हैं। चुप कर शंकर, झूठ तो तू अब बोल रहा है। बताऊं सबके सामने क्या करता है तू? कितना लालची और बेईमान है तू। दूध बेचने का काम है ना तेरा, सब देखा है मैंने क्या करता है तू रात में। अरे रामू, कितना दूध निकाला आज? शंकर दादा, वही आधा कंटेनर। अरे फिर से कम दूध, ऐसे कैसे कमाएंगे हम ज्यादा पैसे? शंकर भैया इतना अच्छा तो कमा रहे हैं, आधा गांव हमसे दूध लेता है। अरे चुप कर, पूरे गांव को देना है मुझे। तू इस सारे दूध में आधा पानी मिला दे, 2 गुना हो जाएगा। फिर जरूरत पड़ेगी तो साथ वाले गांव में भी बेचेंगे। पर भैया ये तो गलत है, इतना लालच मत कीजिए, ये बेईमानी है। और अपने गांव वालों के साथ मत कीजिए ऐसा, लालच का फल बुरा होता है भैया। अरे चुप कर, हाँ हूँ मैं लालची और रहूंगा लालची। तू दूध में मिलावट कर फटाफट। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। एक रात शंकर रात में साइकिल पर अकेला घर जा रहा होता है कि रास्ते में एक पेड़ पर बिल्ला चमगादड़ लटका होता है और वो तभी अपने जादू से अचानक से एक दूध का कंटेनर पेड़ के नीचे रख देता है, जिसे देखकर शंकर साइकिल रोकता है और उसे उठाकर कहता है, अरे ये कौन दूध का कंटेनर यहाँ छोड़ गया है? ये तो मेरे फायदे का मौका है, ले चलता हूँ। जिसका भी है बेचूंगा और कमाऊंगा। लालची शंकर, अब तेरे इंसाफ का समय आ गया है। बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ। अब बोल शंकर, तू तो बोला था तू लालची नहीं है, बेईमान नहीं है, धोखेबाज नहीं है। मुझे माफ कर दो बिल्ला जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। सजा मिलेगी तुम्हें, तुम्हारा खून पीऊंगा मैं। जितना दूध में पानी मिलाया और बेचा है, उतना खून पीऊंगा। इतने में तभी दूसरे गांव का रमेश बोला,
मुझे तो छोड़ दो, मैं तो दूध नहीं बेचता, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो ना प्लीज। अरे रमेश, तू तो बहुत शरीफ आदमी है ना? झूठ थोड़ा बोल रहा है तू अमृतवाणी सुना रहा है। सब्जी की दुकान है ना तेरी? क्या क्या था तूने मंदिर के भोजन की सब्जी के ऑर्डर में? याद दिलाऊं तुझे, लालची आदमी? अरे जल्दी कर, 50 किलो प्याज, 50 किलो आलू, 50 किलो टमाटर का ऑर्डर है। रमेश भैया 40-40 किलो बांध दिया है सब। मैं बोल रहा हूँ 50, तू 40 बांध रहा है। पागल हो गया है क्या मुन्ना, या सुनाई देना कम हो गया है? अरे भैया और नहीं है, खत्म हो गया है, शहर जाके लाना पड़ेगा और महंगा भी है आजकल। ये बोरी में है तो ये सब डालो। अरे भैया वो तो सड़ा हुआ है, अलग कर दिया है सड़ा हुआ। अरे कुछ सड़ा हुआ नहीं है, तू मिला दे इसमें ऐसे कि पता ना चले किसी को। पैसे भी बच जाएंगे और मुनाफा भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन रमेश भैया ये तो मंदिर में जाने वाला है, ऐसा मत कीजिए, इतना लालची मत बनिए भैया। अरे तू चुप कर, हूँ मैं लालची, तू डाल और जल्दी ऑर्डर भेज। रात को तभी रमेश चलता हुआ घर जा रहा होता है और वहीं रास्ते में एक पेड़ पर बिल्ला चमगादड़ लटका होता है। वापस से वो अपने जादू से वहीं पर एक सब्जी का बोरा रख देता है, जिसे देखते ही रमेश तुरंत उसकी ओर आता है। अरे ये किसका है? कोई छोड़ गया और ये अब मेरा हो गया। चलो लेके चलता हूँ, मेरा तो आज का दिन ही अच्छा है। बस फिर क्या था, जैसे ही रमेश उसे उठाने लगता है तो बिल्ला चमगादड़ जैसे शंकर को उठाकर ले गया था, वैसे ही रमेश को भी उठाकर अपने किले पर ले जाता है। बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ। मुझे माफ कर दो बिल्ला चमगादड़, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। तुझे भी सजा मिलेगी तेरे लालची बुरे कर्मों की। चुलबुली, बोलो मेरे बिल्लू। तैयार हो तुम? बनाए जाए इनके खून का नींबू सोडा, बहुत प्यास लग रही है। हाँ हाँ मेरे बिल्लू, बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं अपनी पार्टी। हमें छोड़ दो, बचाओ बचाओ, छोड़ो हमें, बचाओ बचाओ। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरा काम है और लालच में हमें किसी के साथ भी बेईमानी और धोखा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।